अभी तक हमने जो 2013 का सेट 2 था, उसके हमने क्वेश्चन नंबर 25 26 तक हमने कर लिए थे। 26 वाले पहला क्वेश्चन आपका जो 6 नंबर का है, 26 से लेकर 30 तक के तो क्वेश्चन किया था। और लास्ट जो 26वां क्वेश्चन था वो था ऊंचाई और दूरी, चैप्टर नंबर 9 से त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर आपका है 27 आपका जो क्वेश्चन है, ये पार्ट आपका जो अध्याय 14 है सांख्यिकी, उससे है आपका ये। और इसमें आप ये देखिए कि आपका इसमें ये आपको दे रखी है सारणी, निम्नलिखित बंटन किसी पेटी के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। और इसमें आपको ये बता रखा है कि आपको ये वर्गंतराल दे रखा है और आपको ये श्रमिकों की संख्या दे रखी है। तो इसमें आपको केवल ये बताना है कि आपका इसमें माध्य आपको इसमें निकालना है। तो इसका माध्य कितना है वो देख लीजिएगा पहले। तो माध्य के लिए सबसे पहले हम ये काम क्या करते हैं, हमें ये टेबल दी रहती है, पहले मैं टेबल बना देता हूँ इसमें। ये आप इसमें देखिए, आपको दे रखी है इसमें सबसे पहले दैनिक आय दे रखी है। जो वर्ग अंतराल है आपका वो दैनिक आय में है, दैनिक आय। और दैनिक आय आपकी क्या है, 100 से 120, यानी आपका वर्ग अंतराल होता है ये आपको दे रखा है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से आपका है ये 200। ये आपको दे रखा है इसमें। और इसमें आपको दूसरा जो दे रखा है, यानी जो बारंबारता होती है, वो यहाँ पे क्या है, श्रमिकों की संख्या आपको दे रखी है, श्रमिकों की संख्या ये आपको दे रखी है। और ये क्या है, 12, 14, 8, 6, 10, 12, 14, 8, 6, 10, ये आपको दे रखी है श्रमिकों की संख्या। अब इसमें हमें क्या निकालना है, तो इसमें हमें इसका माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसकी संचय बारंबारता बनाते हैं। सबसे पहले इसकी क्या बनेगी, संचय बारंबारता। माध्यक निकालने का सबसे पहला तरीका ये है। संचय बारंबारता आपने 9th में भी देखी होगी, 9th में आपका 14 चैप्टर में था। अब इसमें यह है कि 9th में तो खैर अब आप लोगों ने इतना पढ़ा नहीं, क्योंकि इस पूरा आपका जो साल है ये बिना क्लास के ही चला गया। लास्ट में 1-2 महीने कुल पढ़ाई हुई, कोरोना की वजह से नहीं सीखा है। तो आप देख लीजिए, संचय बारंबारता बनाने के लिए क्या करते हैं, जो आपको दूसरी टेबल दी रहती है बारंबारता की होती है, बारंबारता में जो पहला वाला आपका जो पद है, ये 12 को मैं ऐसे लिख लेते हैं। इसमें फिर ये जोड़ेंगे, तो 12 में 14 जोड़ा 26 आ गया, 26 में 8 जोड़ा 34 आ गया, 34 में 6 जोड़ा आपका 40 आ गया, 40 में 10 जोड़ा आपने 50 आ गया। तो संचय बारंबारता बनाने का ये तरीका है। इसमें क्या है, पहले वाले पद को ऐसे लिख लेते हैं, उसमें ये जोड़ा अगला पद यहाँ लिखा, से अगला पद जोड़ा यहाँ लिखा, से अगला पद जोड़ा यहाँ लिखा, 40 में ये जोड़ा 10, 50। कभी इसमें गलती होने की संभावना हो जाती है, तो आपको एक काम और कर लेना चाहिए। हमेशा जब भी आप संचय बनाते हैं, आप इनको भी जोड़ें। तो 10 से 16, 16, 24, 24 सर ये हो गया 38, 38 और ये 48, 50, मतलब इनका टोटल भी आपको 50 ही मिलना चाहिए, जो कि आपको यहाँ मिला हुआ है। और इस तरीके से आप समझ जाएंगे कि आपकी जो बारंबारता है वो बिल्कुल सही बनी है। इसके बाद हमें माध्यक निकालना है। माध्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम n का आधा करते हैं। n यानी जो बारंबारता के पदों का योग, उसे n बोलते हैं। n यहाँ पे आपका 50 है, 50 का आधा कर दिया हमने, 25 हो गया। अब हम इसके बाद सूत्र लिखेंगे। सूत्र आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है इसका। तो माध्यक का सूत्र आपका क्या है, L प्लस के NY2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये माध्यक का सूत्र हो गया। अब आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि आपने CF, F, H और L ये आपने कैसे ढूंढने इसमें। तो इसके लिए आप देख लीजिए, आप क्या करेंगे, इसमें जो हमने n/2 का आधा किया है, नहीं 25 किया हमने, 50 का आधा क्या हो गया 25। ये आपने देखना है कि ये किस आपकी संचय के अंतर्गत आ रहा है। तो 25 जो है 12 से 26 के बीच में, तो इसमें बड़ा अंक क्या है, 26 है। 26 के जो ठीक सामने वाला बारंबारता में पद होगा, ये आपका F होगा, और इसके ठीक ऊपर वाला क्या होगा, CF होगा। और बारंबारता के जो ठीक सामने वर्ग अंतराल है, इसकी जो लोअर लिमिट है ये आपकी L होगी।
और एच आप जानते हैं इनमें कितने कितने का अंतर आपका है, ये आपका क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक है, फिर सुन लीजिए क्या कहा मैंने, एन का जो आधा हमने किया, ये आपका एन है, इसका आधा कर लिया, जो भी आएगा यहाँ पे 25 आया है। फिर हमें ये देखना है कि जो 25 है वो संचय में किन पदों के बीच में 25 आपका आता है। तो 25 यहाँ आ रहा, 12 से 26 के बीच में आ रहा है। तो 12 से 26 के बीच में आ रहा है, तो बड़ी संख्या 26 है, 26 के ठीक सामने वाला एफ होगा और 26 के ठीक ऊपर वाला सी एफ होगा। ये आपका चित्र से याद रखना है। और 26 के ठीक सामने जो एफ है, एस के ठीक सामने जो वर्ग अंतराल है, इसकी जो लोअर लिमिट निम्न सीमा है वो एल होगी। ठीक है, और इनमें कितने कितने का अंतर चल रहा है वर्ग अंतराल में, आप देखिए 100 से 120, 120 से 140, 20 का अंतर इसमें चल रहा है। आप देखिए तो एच आपका क्या हो जाएगा, 20। जब आपको सारी बातें पता चल जाएंगी, इसमें ऐसे निकालना है, फिर हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे मान रखेंगे। एल का मान हो गया 120, NY2 50 का आधा हो गया 25, CF आपका हो गया 12, F आपका हो गया 14 और H हमारा 20 का अंतर था, ये 20 आ गया यहाँ पे। ठीक, इसके इसको हमें कैलकुलेट करना है। 120, 25 से 12 के आपके बचे 13 और यहाँ से ये 2 से कट गया 10 बार में और ये 7, तो 25 से 12 के 13, 13 के 10 में गुणा कर दी तो आगे कितना 130 और बटे में यहाँ क्या बचा, 7 बचा। इसके बाद आप देखिए 120, 7 का भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, 7 पंजे 35, 7 समथिंग आपका कितना जाएगा ये, और इसमें 20 और 138.57 ये इसका आंसर आ गया। तो आसान सवाल था, माध्यक निकालने का 6 नंबर में आकर सवाल आ रहा है, तो आपके लिए बहुत ईजी है 6 नंबर प्राप्त करना। ज़्यादा मेहनत नहीं है इसमें, बस थोड़ी बातें ध्यान में रखनी है, सूत्र याद रखना है, अरे मान कैसे, पद हम कैसे ढूंढने ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए 28वां सवाल आपका इसमें है। 28वें सवाल में देखो क्या है, 2 पानी के जो नल हैं एक साथ हौज को 9 से 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक नल द्वारा अलग से हौज को भरने का समय ज्ञात कीजिए। यानी 2 नलके हैं, एक अधिक व्यास वाला यानी मोटा पाइप कह सकते हैं और एक कम व्यास वाला यानी पतला पाइप, दोनों हौज को भरते हैं एक साथ 9 से 3/8 घंटों में। अब हमें क्या करना है, जो मोटा पाइप है यानी वो कम पाइप वाले की अपेक्षा 10 घंटे कम समय लेता है। तो हमें बताना है कि दोनों को अगर अलग अलग अकेला खोल दिया जाता तो वो हौज को कितने समय में भर देते। तो हमें ये बताना है। बिल्कुल ही अगर आपको ध्यान हो तो तीसरे चैप्टर में जो कुछ कसीदे के काम वाला जो सवाल था, आपको ध्यान हो 3.6 में जो दूसरा सवाल का सेकंड पार्ट था, बिल्कुल उसकी तरह। तो इसको हम कैसे करते हैं इसको देखें ज़रा। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ बातें शुरू में मान लेंगे। क्या मानेंगे, माना अधिक व्यास वाला नल, अधिक व्यास में मोटा पाइप और कम व्यास का मतलब पतला पाइप। तो माना अधिक व्यास वाला नल हौज भरता है, हौज को भरता है कितने, x घंटे में, x घंटे में भरता है। और कम व्यास वाला नल, कम व्यास मतलब पतला, एक मोटा पाइप है और एक पतला पाइप है, आप ये भी समझ सकते हैं। तो कम व्यास वाला नल हौज भरता है y घंटे में, ये y घंटे में भरता है। अब 1 घंटे में कितना भरेगा, तो आपको ये सूत्र आप याद रखें अच्छे तरीके से, चाहे कोई नल का हो या कोई मनुष्य हो। आपको छोटा सा एग्जाम्पल में दे देता हूँ। माना कोई मनुष्य किसी काम को x दिन में करता है तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 1/x। कोई व्यक्ति किसी काम को y दिन में करता है तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 1/y। ऐसे कोई नलका किसी टंकी को x घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/x। और कोई नलका किसी टंकी को y घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा वो टंकी को, 1/y। तो यहाँ पे 1 कर देंगे। तो 1 घंटे में, तब ये बात लिखेंगे, 1 घंटे में अधिक व्यास वाले नल द्वारा भरा हौज कितना, 1/x। और 1 घंटे में कम व्यास वाले नल द्वारा भरा हौज 1/y।
एक दिन को हो या एक घंटे को, जब एक आप निकालते हैं तो एक बट्टे कर देते हैं कुल जितना समय उसे काम करने में लग रहा है। अब दोनों नल को खोल दिया जाए तो दोनों नल कितनी देर में भरेंगे? एक घंटे में ये भर रहा मोटा वाला नल का, एक घंटे में ये भर रहा पतला वाला नल का, तो दोनों एक साथ जब खोले जाएंगे तो 1/x और 1/y दोनों नलकों द्वारा एक घंटे में भरा हो। तो क्या लिखेंगे? अतः दोनों नलकों द्वारा, अतः दोनों नलों द्वारा एक घंटे में भरा हौज। एक घंटे में तो ये 1/x और 1/y हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा है सवाल में कि जो दोनों नलके हैं वो एक साथ हौज को भरते हैं 9 से 3/8 घंटे में। तो क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार दोनों नल हौज भरते हैं कितनी देर में? 9 सही 3/8 घंटे में। दोनों नल अगर एक साथ खोल दिए जाएँ तो इतनी देर में भरेंगे हौज। या लिख दें 9 × 72 और 3 75/8 घंटे में दोनों नलके अगर खोल दिए जाएँ तो हौज को भरने में इतना समय लेते हैं वो। तो दोनों नलकों द्वारा एक घंटे में भरा हौज, तो एक घंटे के लिए हम क्या कर रहे हैं? जो कुल घंटे लग रहे हैं उसका 1/8 कर दे रहे हैं। यानी तो क्या लिखेंगे? आता है दोनों नलों द्वारा एक घंटे में भरा हौज, एक घंटे में भरा हौज। एक्चुअल में जो सूत्र होता है पूरा काम बटे एक घंटे में किया गया काम, और दिन में है तो पूरा काम बटे एक दिन का काम। तो पूरा काम पूरा एक लेते हैं और एक घंटे में 75 बटे, पर पूरा हौज भरने में 75/8, तो एक घंटे में 1/75/8, 8 ऊपर जाएगा जो आपका हो जाएगा 8/75। या 8 ऊपर गया, इसके एक में क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी। ये हो गया। अब हमारे इसमें क्या आएगा? अब आप ध्यान से देखें तो ये हमने क्या निकाला? दोनों नलों द्वारा एक घंटे में भरा हौज इतना है, और ये क्या है? दोनों नलों द्वारा एक घंटे में भरा हौज ये भी इतना है। यानी ये भी एक घंटे में कितना हौज भरा, और ये भी एक घंटे में कितना हौज भरा, इतना और इतना। तो दोनों जो मान निकाले हैं ये एक घंटे में भरे हौज के निकाले हैं, तो इन दोनों को बराबर रखेंगे। ये भी एक घंटे में कितना हौज भरा और ये भी एक घंटे में कितना हौज भरा, तो दोनों को बराबर रखेंगे। तो क्या लिखेंगे? इसलिए 1/x + 1/y बराबर 8/75। और अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसको समीकरण हम 1 बोल देते हैं। फिर हम लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। पुनः क्यों लिख रहे हैं? अब वो कह रहा है कि जो अधिक व्यास वाला नल है यानी मोटा नल का, कम व्यास वाले नल, मोटा नल का यानी x, कम व्यास वाले नलके से 10 घंटे कम लेता है। ये तो कम लेगा ही, मोटा पाइप जल्दी भर देगा। तो अधिक व्यास वाला नल कम व्यास वाले नल की अपेक्षा 10 घंटे कम समय लेता है हौज को भरने में। और ये मान हम यहाँ रख देंगे, इसे समीकरण 2 बोलेंगे। समीकरण 1 से यानी x की जगह यहाँ पे ये वाला मान आएगा y-10। तो 1/x ना लिख करके y-10, 1/y बराबर 8/75। ये हो गया। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, y-10 यहाँ गुणा कर दी, y के 1 में y प्लस y-10 के 1 में y-10 बराबर 8/75। y आपके चाहे 2y हो जाएंगे, -10 तो 2y -10 बटे नीचे इसके गुणा हो जाएगी। देखो y² - 10y, तो ये हो जाएगा y²। ये हो गया, देखो y² - 10y। तो ये आपका आ जाएगा, देखो y² - 10y बराबर 8/75। अब इसके तिरछे गुणा कर लेंगे तो आपको हो जाएगा ये 8y² 80y, 75 दूना क्या आपको हो गया 150y -750।
उसको हाँ सिंप्लीफाई करेंगे। 8y² माइनस के 80, ये 150 से 230 हो जाएंगे, और 750 इधर आएंगे, प्लस का हो जाएगा 750, ये 0, यहाँ 2 का भाग जा रहा है, तो 2 चौक ये आ जाएगा 115, 2 यहाँ 2 7 2 5 तो 375। अब 4 के गुणा 375 में करेंगे, ये आप जानते हैं कैसे करेंगे सवाल को, 4 के गुणा 375 में करेंगे, तो 4 गुणा के 375, ये आपका आ गया कितना, 0 0 1500। 1500 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करके हमें 115 मिले। दो संख्या ऐसी होनी चाहिए कि प्लस करे तो 115 आए और गुणा करे तो 1500। सीधा सीधा आप जानते हैं 100 गुणा के 15 कितना आ गया, 1500, सॉरी 0 ज़्यादा लगी, और 100 प्लस के 15 115, यानी हम 100 115 की जगह लिखेंगे, अब 115 नहीं लिखेंगे, हम इसके जगह लिखेंगे 100 प्लस के 15, इनको जोड़ करके 115 आ रहा है, इनकी गुणा करके ये आ रहा है, 4 गुणा 375 यानी 1500 आ रहा है, और बाहर y लिख लेंगे, प्लस के 375 बराबर 0, ये हो गया। और यहाँ पे आप देखिए 4y² 100y प्लस माइनस आ जाएगा 15y प्लस 375 बराबर 0। आगे देखेंगे तो यहाँ पे y, यहाँ पे आपका 2y कॉमन आएगा, नहीं सॉरी 4y कॉमन आएगा, तो आपका बचा y माइनस के 25, यहाँ माइनस के 15 कॉमन आया, तो y माइनस के 25 बराबर 0। y माइनस 25 यहाँ से भी, यहाँ से दोनों जगह से कॉमन आएगा, y माइनस के 25 से कॉमन आएगा, क्या बचा 4y माइनस के 15, 4y माइनस के 15 बराबर 0। अब दोनों को क्रमशः एक एक करके 0 के बराबर रखें, तो y का मान जो निकलेगा हमारा, y आएगा क्या 25, यानी 25 इधर आएगा, आपका माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, और 4y माइनस के 15 आएगा, तो 15 इधर आया प्लस का, और 4 इसके बटे में ये दोनों मान धनात्मक है, दोनों ही हम स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये वाला होगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर ये दोनों नल के जो हैं ये 10 घंटे कम समय ले रहा है, तो 15/4 में लेगा तो ये आपका पूर्णांक नहीं आएगा यहाँ पे, ये इसमें ध्यान रखना है। इसलिए आपका क्या है, हम लिखेंगे चूँकि y बराबर डज नॉट इक्वल टू 15/4, ये नहीं हो सकता, तो y बराबर 25 लेने पर, y बराबर 25 लेने पर क्या आएगा आपका, हम यहाँ पे रखेंगे माने समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा समीकरण 2 से, x बराबर 25 माइनस 10 यानी 15, यानी अधिक व्यास वाला नल का जो समय लेगा वो 15 घंटे लेगा, और कम व्यास वाला का 25 घंटे। तो लास्ट में आंसर ज़रूर लिखे हैं, अतः अधिक व्यास वाला नल, अधिक व्यास वाला नल का हौज भरेगा 15 घंटे में, और कम व्यास वाला नल हौज भरेगा 25 घंटे में। ये हो गया आपका आंसर, ठीक। अब देखिए इसमें 29वां सवाल, 29वें सवाल में क्या है, ये देखिए 29वें सवाल में आपको दिया हुआ है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ये भी आपका 4.3 का या 2 का लास्ट का सवाल है ये, ठीक है। और एक विशेष दिन में 4.2 में शायद है, एक विशेष दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा जाता है कि प्रत्येक नग, यानी एक जितने बर्तन माना उसे नग बोला गया है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत यानी एक बर्तन की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से अधिक थी, ठीक है ना। उस दिन किए गए 3 अधिक है, सॉरी यहाँ पे तो छपा नहीं है, दुगने से 3 अधिक यहाँ पाएगा, 3 अधिक थी। उस दिन किए गए निर्माण की लागत, टोटल जो निर्माण लागत थी वो 90 रुपये थी। तो बर्तनों की संख्या प्रत्येक नग की लागत याद कीजिए। अब इस सवाल को पहले समझ लीजिए, सवाल क्या है। तो सवाल में क्या है कि किसी फैक्ट्री में आप ही लीजिए कुछ बर्तन बनते हैं, ठीक, और बर्तन बनते हैं, और देखिए सवाल नंबर 29, तो हमने माना कि
किसी दिन निर्मित, जितने बर्तन बने, निर्मित बर्तनों की संख्या x और एक बर्तन की निर्माण लागत, एक बर्तन की निर्माण लागत y रुपए, ये है। ठीक है, ये हो गया। किसी दिन निर्मित बर्तनों की संख्या x है और एक बर्तन को बनाने में y रुपए लगे। अब पहली कंडीशन है, प्रथम शर्त से क्या है, मैं फिर सुनिए इसको क्या कह रहा हूँ मैं। एक दिन ये देखा गया कि जो बर्तन, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, यानी एक बर्तन को बनाने में जितना लगा खर्चा, एक बर्तन की निर्माण लागत यानी y, एक बर्तन की निर्माण लागत y, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या यानी x के दुगने से 3 अधिक थे। ये एक बर्तन की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या यानी x से दुगने से 3 अधिक थी। समीकरण एक हमारी ये बन गई। और द्वितीय शर्त से, तो द्वितीय शर्त क्या है कि जो टोटल निर्माण लागत आई, कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत क्या थी, तो कुल निर्माण लागत यहाँ पे 90 रुपये, और इसके हिसाब से यानी एक बर्तन को बनने में y रुपये लगे और कुल बर्तन बने x, तो कुल निर्माण लागत क्या हुई xy, यानी xy, अर्थात xy बराबर 90, ये हुआ। और यहाँ y की वैल्यू यहाँ से ये रख देंगे, तो x 2x + 3, ठीक है, बराबर 90, 2x² + 3x, 90 इधर आएगा, माइनस का हो गया 0। अब 90 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटा करके 3 आए। 90 के ऐसे गुणनखंड कि घटा करके 3 आए, 90 नहीं, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 90 की गुणा 180 में होगी, तो 2 गुणा के 90 यानी 180। 180 के हमें ऐसे गुणनखंड करने, घटा के 3 आए, तो ये आपके होंगे 15 गुणा के 12, तो 15 12 180 हो गए, और 15 में से 12 गए, 3 आ गए। तो हमें जब गुणनखंड मिलने, गुणनखंड आपने अलग से करने, मैंने पिछली वीडियो में आपको बता रखी सारी बातें, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट बता दिया 15 और 12। और अब नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 15 माइनस के 12 लिखेंगे, ये 3 की जगह 15 माइनस के 12, ये x ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। इसके बाद आप जानते हैं सारे स्टेप एक जैसे इन सवालों में। आगे क्या होगा इसमें हम क्या करेंगे, x के अंदर गुणा करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2x² प्लस के 15x माइनस के 12x माइनस के 90 बराबर 0, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे आप x कॉमन लेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका, x कॉमन लिया तो 2x + 15, यहाँ माइनस का क्या कॉमन है आपका 12, तो आपका क्या हो जाएगा, सॉरी 12, तो x माइनस के नहीं 12 नहीं आएगा, यहाँ पे 2x माइनस के 15, यहाँ 6 कॉमन आएगा, 6, तो 6 दूना के 12 प्लस के 15, 6 कम 6, 6 पंचे 30, ठीक है, क्योंकि दोनों ब्रैकेट में सेम आता है आपका, 2x + 15, 2x + 15 यहाँ से कॉमन आएगा, क्या बचा आपका x - 6, ये x - 6, यहाँ से x के 2 मान आएंगे आपके। अगर हम यदि इसको हम 0 के बराबर रखते हैं, तो यहाँ से x का मान क्या आ गया, -15/2, और यदि इसको 0 के बराबर रखते हैं x - 6 को, तो x का मान आ गया 6। x क्या है, x है बर्तनों की संख्या, और संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए हम क्या लिखेंगे, चूँकि x डज नॉट इक्वल टू -15/2 नहीं हो सकता ये, इसलिए x बराबर 6 लेने पर, जब हम 6 लेंगे
तो समीकरण 1 में मान रख देंगे, 6 6 दूनी के 12 3 15। तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 से y बराबर 2x के जगह 6 प्लस के 3, 6 दूनी के 12 3 15। ठीक है, ये आपका आ गया। तो एक बर्तन की निर्माण लागत, अब क्या लिखेंगे, अतः बर्तनों की संख्या। लास्ट में जब भी आप एग्ज़ाम में सवाल करते हैं आंसर ज़रूर लिखें। हमेशा इस बात को मैं कहता हूँ, क्योंकि बच्चे इस बात को करते नहीं, इसका अनुसरण करते नहीं, इसलिए कह रहा हूँ मैं। अधिकांश नहीं करते हैं, बहुत कम बच्चे इन बातों का ध्यान रखते हैं। तो बर्तनों की संख्या क्या आएगी आपकी, 6 और एक बर्तन की निर्माण लागत, एक बर्तन की निर्माण लागत क्या था, 15 रुपये। ये आपका आंसर। देखिए 2900 का। अब इसमें आपका इसका अथवा वाला पार्ट है। अब आप इसमें ये देखिए अथवा वाला पार्ट में क्या है, भी अच्छा सवाल है, इसे आप समझिए। मेंसुरेशन का है, 9th में आपने 13वें चैप्टर में पढ़ा है मेंसुरेशन। इसमें क्या है, एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबा वृत्तीय शंकु आरोपित है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और आधार का जो व्यास है वो 4 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए। यदि एक लंबा वृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो बेलन और खिलौने के आयतन का अंतर ज्ञात कीजिए। पाई का मान में यहाँ 3.14 प्रयोग करना है। सवाल नहीं समझ में आया होगा तो मैं तुम्हारे एक बार फिर आपका एक्सप्लेन कर देता हूँ सवाल में क्या है। इसका अथवा वाला पार्ट है ये। तो देखो इसमें ज़रा, इसमें क्या है, एक खिलौना किस तरह से है, इस तरीके से है। ऊपर से शंकु है और नीचे अर्धगोला है, इस तरीके से। नीचे क्या है, अर्धगोला। ये हो गया। और इसके जो शंकु की हाइट है, शंकुआकार भाग की हाइट 2 सेंटीमीटर, और इसकी जो त्रिज्या है वो भी 2 सेंटीमीटर। व्यास दे रखा 4, तो त्रिज्या 2 हो जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, इसका पहले आयतन निकालना है। तो बहुत आसान, आप इतना समझ रहे होंगे देख करके कि जब हम इसका आयतन निकालेंगे तो इस आयतन में, यानी जो ठोस है, इस आयतन में 2 आयतन आपको दिखाई दे रहे हैं, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन जुड़ करके पूरे इस खिलौने का आयतन बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं खिलौना, ये ना, हाँ। तो खिलौने का आयतन क्या लिखेंगे, दिए गए खिलौने का आयतन बराबर क्या होगा, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन आप सभी जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें हम क्या करते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। क्या बचा, एच प्लस के 2r। अब ये मान रखते हैं। तो देखो ज़रा, इसमें 1/3 पाई का मान 3.14, आर स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, एच आपका है ये भी 2, और ये 2 और आर आपका 2, 1/3, 3.14, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 2 दूना के 4, 4 2 6, ये आ गया 3 से कट जाएगा, 3 दूना के 6, और ये आपका आ जाएगा 4 दूना के 8। ठीक है, 8 चौक 32, 8 में 3 11, 24 से 25, ये आपका आ जाएगा इस खिलौने का आयतन। आगे क्या कहा गया इसमें, हमें बेलन का आयतन निकालना है। अब कैसे निकालना है बेलन का आयतन, वो कह रहा है कि यदि इस खिलौने के परिगत एक बेलन हो। तो परिगत का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता दूं, मैं फिर बना रहा हूँ इस चित्र को। यानी बेलन ऐसा बनाना है जिसमें खिलौना पूरा पूरा समा जाए। तो पहले मैं बेलन ही बना रहा हूँ, आप ये देखिए इस तरीके से। परिगत का मतलब क्या है, आप इसे समझिए। अब ये जो खिलौना है, इस खिलौने के परिगत एक बेलन है। परिगत का मतलब क्या हुआ कि ये जो खिलौना है इसमें पूरा पूरा समा जाएगा। कैसे, ये देखिए आप,
ये अर्धगोले वाला भाग हो गया और ऊपर ये शंकु का भाग हो गया। ये पूरा इसको स्पर्श कर रहा है, इसे कहते हैं परिगत। ये हो गया। अब इसकी ऊंचाई h है शंकु की, और इसकी जो त्रिज्या थी वो 2 सेंटीमीटर थी। अब जो बेलन की त्रिज्या होगी, इसकी त्रिज्या भी 2 सेंटीमीटर ही होगी। ये आप समझ रहे हैं, इधर भी 2 होगी, इधर भी 2 होगी। और इसकी जो हाइट होगी, 2 हाइट तो ये होगी शंकु की और 2 इसकी त्रिज्या, तो टोटल जो हाइट बनी इस बेलन की वो बनी 2 और 2 4। अब हमें इस बेलन का आयतन और इस खिलौने के आयतन का अनुपात निकालना है। तो बेलन का आयतन, तो पहले बेलन का आयतन निकाल लेते हैं हम अलग से। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन सूत्र आपको मालूम ही है, 1/3 पायर स्क्वायर एच। 1/3 नहीं, सॉरी, पायर स्क्वायर एच आएगा केवल इसमें, पायर स्क्वायर एच। एच यहाँ बढ़ा लिया हमने, पाई का मान 3.14, आर यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया और एच यहाँ पे हो गया 4। और ये आपको हो जाएगा 3.14, 4 चौक 16 और गुणा 16 चौक 64, 22 और 50, ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें इन दोनों के आयतनों का अनुपात निकालना है। किनका? इस बेलन का आयतन और खिलौने का आयतन। अब इसका अनुपात, अनुपात मतलब क्रम का ध्यान देना, पहले बेलन का आयतन कहा गया तो बेलन का आयतन बटे इस खिलौने का आयतन, तो निकालेंगे इसका अनुपात। बेलन का आयतन बेलन का आयतन बटे खिलौने का आयतन। बेलन का आयतन हमारा निकला था 50.24, खिलौने का निकला था, खिलौने कितना था 25.12। ये आपका आ जाएगा 2:1, बेलन का अनुपात और इसके बेलन के आयतन का अनुपात और खिलौने के आयतन का अनुपात। अब इसमें लास्ट सवाल देखिए। अब आप लास्ट आपका पिछला जो 2013 का सेट 1 था उसमें भी यही सवाल आया था। सिद्ध कीजिए यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग इन 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। उपयुक्त प्रमेय का प्रयोग करके संलग्न चित्र में चित्र आपको दे रखा है, ये हमें सिद्ध करना है। ये प्रमेय 6.9 है, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। देखिए इसको जरा आप, इसमें आपका क्या हो जाएगा, 23वां सवाल है। देखो इसमें मैं क्या दे रखा है, एक आपका क्या है, त्रिभुज है, हमने त्रिभुज बना लिया। ये देखिए त्रिभुज, ये त्रिभुज बना लिया। अब ये समकोण बना है पर समकोण ही सिद्ध करना है, समकोण है नहीं। और ये काम इसमें रचना का है, हमने इस पर लंब खींचा एक ए पर और इससे हमने इसको मिला दिया। ये लंब खुद खींचा हमने ये, और अब इसमें नाम देते हैं, इसका नाम हो गया डी। हमने लंब कैसा खींचा कि ये लंब इसके बराबर है और इस पर लंब खींचा। ये हमें क्या दिया है, किसी त्रिभुज में, हमने त्रिभुज ए बी सी ले लिया, किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग, हमने भुजा ए सी ली, शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, यानी ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है। तो पहले भुजा का वर्ग जिसका लिया था, पहले भुजा का समकोण समकोण सिद्ध करना है। अब देखिए इसमें दिया है तो ये लिखेंगे दिया है, ठीक है। अब देखिए इसमें ज़रा दिया है, दिया है में त्रिभुज ए बी सी में, समकोण नहीं बोलेंगे, समकोण हमें सिद्ध करना है। त्रिभुज ए बी सी में एक भुजा का वर्ग हमने ए सी ली, ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, ये हमने लिया, ठीक है। सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है इसमें कि कोण बी जो है, बड़े भुजा जो पहले भुजा ली इसका वर्ग जो हमने किया है, ये क्या है, इसके समकोण समकोण है, कोण बी यानी 90। और रचना उसमें हो जाएगी, रचना क्या होगी,
डी ए लंब ए बी इस प्रकार खींचा, या इस प्रकार लंब हमने डाला कि क्या हो जाएगा, ए डी बराबर बी सी। उपपत्ति देखिए इसमें ज़रा आप, सबसे पहले आप ये देखिए कि ये आपका 90 है रचना से, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया डी ए बी। हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय यानी 90 के सामने कर्ण डी बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय लगा लें। देखिए से समकोण त्रिभुज डी ए बी में हम क्या लिखेंगे, चूँकि ए डी लंब ए बी रचना से, इसलिए कोण ए डी ए बी कर दो, डी ए बी बराबर 90। अतः समकोण त्रिभुज डी ए बी में, अतः समकोण त्रिभुज डी ए बी में क्या होगा आपका, बी डी स्क्वायर 90 के सामने कर्ण यानी बी डी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करा, ए डी की जगह बी सी करा। ए डी की जगह बी सी क्यों करा, रचना से देखो ए डी बराबर बी सी है, ये देखो रचना से ए डी बराबर बी सी, तो ए डी की जगह हम बी सी करेंगे, तो बी डी स्क्वायर आपका ऐसे ही रहा, ए डी की जगह क्या कर दिया, बी सी प्लस ए बी स्क्वायर, और यहाँ से हमने क्या करा, बी सी स्क्वायर का मान निकाल लिया, तो ये हो गया बी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इधर आया, माइनस का ए बी स्क्वायर हो जाएगा ये अब इधर, और हमने इसको सही क्रम में लिख लिया, बी सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। आपको क्या दिया हुआ है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे, परंतु ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमें दिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बी सी स्क्वायर का मान जो था बी डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ये हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो आपका आ जाएगा ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर की जगह आपका आ गया बी डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए सी स्क्वायर बराबर आपका बचा बी डी स्क्वायर, स्क्वायर बराबर दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे, तो ए सी बराबर आपका क्या आ जाएगा, बी डी। समीकरण नंबर आपकी 2। अब हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वागसम दिखाएंगे, तो एक पॉइंट आपका ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी है, समीकरण 2 से हो जाएगा यहाँ पे। तो त्रिभुज डी ए बी तथा त्रिभुज सी ए बी या बी ए सी में 3 बातें, ए डी बराबर बी सी रचना से, ए डी बराबर बी सी रचना से देख लीजिए, ए डी बराबर बी सी हमने रचना की थी। ठीक है, दूसरा ए बी बराबर ए बी, ये उभयनिष्ठ हो गया, ए बी बराबर ए बी उभयनिष्ठ। और तीसरा आपका ए सी बराबर बी डी, समीकरण 2 से ए सी बराबर बी डी समीकरण 2 से, इसलिए त्रिभुज डी ए बी सर्वागसम त्रिभुज बी ए सी, ये सर्वागसम है तो क्या हो जाएगा आपका, यानी कि सवा एस 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 से, इसका मतलब सी पी सी टी यानी सर्वागसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होंगे। हम क्या दिखाएंगे, डी ए बी बराबर सी बी ए, इसलिए कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए सर्वागम त्रिभुजों के संगत भाग, सर्वागसम त्रिभुजों के संगत भाग,
ये हो गया बराबर और ये बराबर हो गए। इसका मतलब तो चूंकि कोण DAB ये तो आपका 90 था रचना से, हमने लम्ब डाला था ना, तो ये 90 है तो ये आपका 90 हो गया। इसलिए CBA बराबर 90 या कोण B बराबर 90 और ये आपका सिद्ध हो गया इति सिद्धम। इसके इसमें आगे का पार्ट पे वो देखिए आगे पार्ट क्या है। इसमें दे रखा आपको कि ये आपको ये दे रखा है त्रिभुज, आप देख सकते हैं, और इसमें लम्ब डाला गया है। ठीक है, हमने ये सिद्ध करना है AD लम्ब BC है तो AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। इसको फिर अलग से सिद्ध करेंगे तो इसमें क्या होगा फिर, यानी एक साथ अलग से और आ गया आपके लिए। तो अब हम क्या करेंगे, आपको ये दिया हुआ है, मैं चित्र बना रहा हूँ यहाँ पे इस तरीके से। ये एक त्रिभुज है, इस पर लम्ब डाला गया है और इसका नाम दिया B, यहाँ पे D, यहाँ C और ये A। अब लिखते हैं दिया है। दिया है में क्या आएगा, त्रिभुज ABC में AD लम्ब BC, AD लम्ब BC हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, CD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। उपपत्ति बहुत छोटा है भी, ठीक है, ऐसा नहीं है। पाइथागोरस पर में लगाने केवल भाई, इस पर लंब है यानी 90 90 है ये तो आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो 90 इसका मतलब हम पाइथागोरस पर में लगा सकते हैं। तो चूंकि AD लंब BC ये आपको दिया है, तो लंब का मतलब आप जानते हैं 90, इसलिए समकोण त्रिभुज BDA में, अतः समकोण त्रिभुज BDA में क्या हो जाएगा आपका, AB स्क्वायर 90 के सामने होता है कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो AB स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। और यहाँ से हमने क्या करा, BD स्क्वायर को हम इधर लाए यानी पक्षांतर कर दिया इसका, तो आपका हो जाएगा BD माइनस का हो जाएगा बराबर AD स्क्वायर। और अगर हम इसका मान निकालते तो AD स्क्वायर को हमने इधर लिख लिया, AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस के BD स्क्वायर। और ये आपके समीकरण नंबर 1। बहुत आसान। इसके बाद इस त्रिभुज में ये भी 90 DCA में, इसमें भी पाइथागोरस पर में लगाएंगे तो समकोण त्रिभुज DCA में इसी प्रकार समकोण त्रिभुज DCA में क्या हो जाएगा आपका, AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर का मान रखेंगे तो AD स्क्वायर का मान क्या था, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। और अब हम क्या करेंगे, माइनस वाला इधर आ जाएगा तो AC स्क्वायर माइनस क्या आपका हो जाएगा BD स्क्वायर, सॉरी प्लस का BD स्क्वायर, और ये इधर आएगा आपका ये AC रहा AB स्क्वायर प्लस के DC स्क्वायर। भी आपका सिद्ध हो गया। सिद्ध करने में ये इधर लिखा है, ये इधर लिखा है, पद आगे पीछे DC स्क्वायर कह दो या CD स्क्वायर एक ही बात है। इसको सही क्रम में अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, हैंस प्रूफ। ये आपको दिया हुआ था। इसका बाद अथवा में दूसरा पार्ट, ये बहुत आसान है, ये भी देख लीजिए। लास्ट है, ये सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। और इस प्रमेय का प्रयोग करके हमें ये जो सिद्ध दिया है चित्र में, इसमें हमें सिद्ध करना है कोण AOB जो है यहाँ पे ये 90 का कोण है। देखिए इसको भी ज़रा आप, तो ये प्रमेय आपकी एक्चुअल में 10.2 है, इसका अथवा वाला पार्ट है ये, इसे भी समझ लीजिए। अथवा में तो किसी वृत्त पर, तो एक वृत्त बनेगा, ये बन गया वृत्त,
किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से, तो ए से हमने स्पर्शरेखाएं खींची ये पी ले लो, चाहे तो बिंदु पी से खींची, पी ए और पी बी, ये ए और बी पे स्पर्श कर रही हैं, और ये आपको हो जाएगा ओ, और ये ठीक है। हमें ये सिद्ध करना है कि जो इस बिंदु से हमने स्पर्शरेखाएं खींची हैं ये क्या हैं, बराबर है। ठीक, अब दिया है लिखेंगे इसमें, देखो इसमें दिया है ओ केंद्र वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखाएं वृत्त को क्रमशः बिंदु A व B पर स्पर्श करती हैं। सिद्ध क्या करना है कि स्पर्शरेखाओं की लंबाई बराबर होती है, यानी पी ए बराबर पी बी सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, पी ए बराबर पी बी। रचना में कहते हैं ओपी को मिलाए तथा ये ओपी को मिलाए तथा इस पर बिंदु ए व बी से कर्कश त्रिज्या ओ ए व ओ बी खींची। केंद्र ओ से बिंदु पी को मिलाया तथा क्या किया, त्रिज्याएं स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु ए व बी से क्रमशः त्रिज्याएं ए ओ तथा बी ओ खींची। यह रचना हो गया। उपपत्ति में देखिए, उपपत्ति में क्या होगा, उपपत्ति में आपका सबसे पहले प्रमेय 10.1 उपपत्ति क्या आएगा इसमें, आप देखिए, चूंकि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, लंब होती है, इसका मतलब ये ओ ए लंब ए पी, ओ बी लंब बी पी, इसलिए ओ ए लंब ए पी तथा ओ बी लंब बी पी, ये हो गया। इसका मतलब कोण ए बराबर 90, कोण बी बराबर 90, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी, समीकरण 1 हो जाएगा, समीकरण 1, ये हो गया। अब हम इन दोनों त्रिभुजों का सर्वाघर्षण दिखाएंगे। तो त्रिभुज ओ ए पी और ओ बी पी में, त्रिभुज ओ ए पी तथा त्रिभुज ओ बी पी में इन दोनों का सर्वाघर्षण दिखाएंगे। बहुत आसान है। ओ ए बराबर ओ बी, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं होंगी। ओ पी बराबर ओ पी उभयनिष्ठ हो गया, और कोण ए बराबर कोण बी अभी निकाला, समीकरण 1 से बोल देंगे। तो ओ ए बराबर ओ बी, एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या। ओ पी बराबर ओ पी उभयनिष्ठ, और कोण ए बराबर कोण बी
समीकरण 1 से। तो सिद्ध हो गया। देखो अब आपका पी ए बराबर पी बी, ये आपके क्या हो गए, सर्वागसम त्रिभुजों के संगत भाग, इसलिए पी ए बराबर पी बी सर्वागसम त्रिभुजों के संगत भाग, ये हो गया संगत भाग हो गया, ये आपका सिद्ध हो गया, हेंस प्रूव, ये हमें सिद्ध करना था। और इसके बाद इसका अगला पार्ट इसमें फिर क्या है कि किसी वृत्त पर, ये देख लीजिए आप, किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, तीसरी स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है तीसरी, ये समांतर स्पर्श रेखाएं आपकी क्या हैं, एक्स वाई और एक्स डैश और वाई डैश है। तीसरी स्पर्श रेखा इनको ए और बी पर स्पर्श करती है, परिच्छेद करती है, और इस पर बिंदु पी से हमने ये खींचा व्यास, केंद्र ओ से गया और यहाँ पे क्यू पे मिला, ओ से ए को मिला रखा, उसी आपको दिया है चित्र में, इतना ये सवाल में दिया हुआ है। हमें सिर्फ क्या करना है, 90 है, ठीक है, दिया है, लिख देंगे ओ केंद्र वाले वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं, समांतर स्पर्श रेखाएं एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश को तीसरी स्पर्श रेखा क्रमशः बिंदु ए व बी पर काटती है, ए व बी पर काटती है। हमें सिद्ध क्या करना है, ये जो है 90 है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कौन सा कोण, ए ओ बी, ये वाला जो कोण है 90 सिद्ध करना है, कोण ए ओ बी बराबर 90। रचना करनी है तो रचना वाला पॉइंट आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या, त्रिज्या ओ, इसको यहाँ नाम दिया हमने, क्या दे रखा है यहाँ पे, सी नाम है, यहाँ पे त्रिज्या ओ सी को मिलाया, त्रिज्या ओ सी खींची, ये हो गया। अब देखो सबसे पहला काम हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वागसम दिखाना, ठीक है, पी ए ओ और सी ए ओ में, पी ए ओ सी ए ओ में, तो त्रिभुज पी ए और सी ओ ओ में, त्रिभुज पी ए ओ तथा त्रिभुज सी ए ओ में तीन बातें सिद्ध करने के लिए देखें जरा आप, ओ ए बराबर ओ ए, वो भेनिष्ठ हो गया, ओ पी बराबर ओ सी, एक ही वृत्त की त्रिज्या होगी, और इसे हम करते हैं प्रत्येक 90, या आप लिख सकते हो ए पी बराबर ए सी, बाह्य बिंदु से खींचे गए स्पर्शिकाओं की लंबाई, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ओ पी बराबर ओ सी, सबसे पहला ओ पी बराबर ओ सी, एक ही वृत्त की त्रिज्या, दूसरा ओ ए बराबर ओ ए, उभयनिष्ठ, और तीसरा आपका ए पी बराबर ए सी, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, और आप जानते हैं किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, बराबर होती है, अभी हमने सिद्ध किया था। इसलिए त्रिभुज पी ए ओ सर्वागसम त्रिभुज सी ए ओ एस 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 सर्वागसमता के प्रतिबंध से, इसी प्रकार जब ये दो सर्वागसम सिद्ध हो गए हमारे, तो ये कोण एक बराबर कोण दो होगा, सी पी सी टी, इसलिए कोण एक बराबर कोण दो, क्या लिखेंगे, वैसे तो हिंदी में लिखना आपको, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, या सी पी सी टी बोलते हैं क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, लेकिन हिंदी में क्या है, सर्वागसम त्रिभुजों के संगत भाग, समीकरण बन गया आपकी एक,
एग्ज़ाम अगर आपके पास समय है, स्पीड आपकी अच्छी है, तो आप इन दोनों को भी सर्वागसम दिखाइए, बिल्कुल ऐसे ही दिखाना है। क्या? ओ सी बराबर ओ क्यू, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, ओ बी बराबर ओ बी उभयनिष्ठ, और बी सी बराबर बी क्यू बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाइयाँ। ये दोनों आपके सर्वागसम हो जाएंगे। तो इसके बेस पे हम कहेंगे 3 जो कोण है, कोण 4 के बराबर होगा। तो यहाँ पे मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इसी प्रकार कोण 3 बराबर कोण 4, समीकरण 2। आपके पास समय है एग्जाम में तो ज़रूर इस पॉइंट को भी दिखाएं। और इसके बाद होगा 1 2 3 4, इस पूरे कोण का योगफल 180 अंश होगा। इसके 4 टुकड़े, किसका? पी ओ क्यू के, 1 2 3 4, 4 टुकड़े। तो क्या लिखेंगे? चूँकि कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, इनका योगफल 180 अंश क्यों होगा? रैखिक युग्म अभिग्रही। अब हम क्या करेंगे? 1 के जगह 2 करेंगे और 3 के जगह 4 के जगह 3, इसको 2 और 3 में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 के जगह 2, 2, 3, 4 के जगह 3 बराबर 180। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमें ये वाला कोण चाहिए, ये वाला। और ये कोण किससे, यानी ए ओ बी हमें सिद्ध करना 90। तो इसमें 2 और 3 है, तो 1 को भी 2 कर दिया, 4 को भी 3 कर दिया, तो दोनों 2 3 में परिवर्तित हो गया। 2 कोण 2, ये डबल हो गया कोण 2, 3 3, ये भी डबल हो गया, 2 कोण 3, 180 अंश। 2 हमने कॉमन लिया, कोण 2 प्लस के कोण 3, 180 अंश, 2 प्लस के कोण 3, 180 के बटे में आएगा। 2 और 3 को जोड़ करके कौन सा कोण बन रहा है? देखो 2 और 3 को जो बन रहा है ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर, और 180 का भाग दिया, इस 2 का भाग दिया, तो 90 हमें सिद्ध करना था। हैंस प्रूफ, यहाँ करके लिख दो। तो आपका सिद्ध होगा। तो 2013 का आपका ये सेट 2 कंप्लीट हुआ। इसमें से जो अभी आपको सवाल आसान लगते हैं, थोड़े समझ में आ रहे हैं, तो सूत्र ज़रूर याद करें उनके, और उनकी तैयारी आप करें। अगली वीडियो में आप देखेंगे 2014 का सेट फर्स्ट का सॉल्यूशन।